हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहले सब यूनिट का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। कौन? इंपल्स। और उसके साथ में और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से जानते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो चैनल है इसको प्लीज आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट कि जो भी लेक्चर्स नए आएंगे, ठीक है ना, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम सारे लेक्चर्स लेने वाले हैं, इसके बाद वर्क पावर एनर्जी लेंगे, रोटेशनल मोशन लेंगे, उसके बाद सेकंड जो हमारा पेपर है उसके लेक्चर्स लेंगे, तो आपको उनकी नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहेगी। और सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगते, सब्सक्रिप्शन फ्री होती है। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। तो चलो, हमारा पहला टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंपल्स है और हम इंपल्स को डिफाइन करना चाहते हैं। देखो, इंपल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इंपल्स एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें रहता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे दैट हमें कंफ्यूजन ना रहे, हम एक रिलेशन बना के रखेंगे बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये लगभग बच्चों को सेम लगते हैं कि इंपल्स भी वही है, न्यूटन सेकंड लॉ भी वही है, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है। हाँ, रिलेशन है इनमें, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, इनको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। अब इंपल्स क्या होता है? देखो, इससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम बॉडीज पे जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उनका मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज होता है। आपको याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स जब भी आप बॉडी पे एक्सर्ट करोगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बराबर किसके होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, डीपी बाई dt के बराबर होता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ बताता था। जब भी आप बॉडीज पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे, ये एक्सटर्नल फोर्स बॉडीज का मोमेंटम चेंज करते रहेंगे, किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। आज हम इसी फोर्स पे फिर से बात करना चाहते हैं। देखो, अब ये फोर्स जो है ये हम दो तरीकों से बॉडीज पे एक्सर्ट कर सकते हैं। एक फोर्स हमने बॉडी पे एक्सर्ट किया, लेकिन हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया इस फोर्स को बॉडी पे एक्सर्ट कराने के लिए। जैसे मैं इस मार्कर पे फोर्स एक्सर्ट करूंगा, या चलो इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं फोर्स एक्सर्ट करने वाला हूं। देखो, ये मैंने एक तरीके से फोर्स इस पे एक्सर्ट किया। देखो, ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और आप देख पाओगे दैट मैं जब फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो मेरा फोर्स कंटिन्यूअसली इस ऑब्जेक्ट के साथ है, ठीक है ना, और मैं उतने टाइम तक इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं जितने टाइम तक बॉडी आगे चल रही है। ठीक है ना? देखो, मैंने फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी पे, लेकिन मेरा फोर्स तब तक इस बॉडी पे एक्सर्ट कर रहा है जब तक ये बॉडी जो है चल रही है। लेकिन और एक तरीका है इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करने का। ऐसे देखो, अब मैंने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो फोर्स लार्ज फोर्स था। इससे पहले मैंने फोर्स, वो स्मॉल फोर्स था, एंड फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम मैंने एक्सर्ट किया था उसको। जो पहला केस था, पहले केस में मैंने बॉडी पे लार्ज फोर्स एक्सर्ट किया, सॉरी फोर्स एक्सर्ट किया, लार्ज और स्मॉल व्हाटएवर, मैंने फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी पे, लेकिन फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, ये देखो, ये मैंने लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट किया। देखो, ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम है। लेकिन अब मैंने इसी बॉडी पे फोर्स, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इसी बॉडी पे अब फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे। देखो, ये देखो, लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो दूसरे केस में मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम इंपल्स का नाम देते हैं। इसलिए हाँ, डिफरेंस तो लग रही है कि पहले में हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं लेकिन वो लार्ज टाइम के लिए एक्सर्ट करते हैं, दूसरे में फोर्स एक्सर्ट करते हैं बट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्सर्ट करते हैं। अब सवाल है, सर इसको क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि ये सिचुएशंस हमारे पास आती है। जैसे आपने बैट से बॉल को मारा, बॉलर ने बॉल फेंकी, आपने बैट से बॉल को मारा। अच्छा, मुझे बताओ, बैट और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट था, जो फोर्स एक्सर्ट हुआ, क्या वो लार्ज फोर्स था? हां सर, बैट ने लार्ज फोर्स एक्सर्ट किया। किस पे?
बॉल पे। क्या टाइम बहुत ज्यादा था कि कम था? सर बहुत कम टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट किया। थोड़ी ऐसे हुआ कि बैट बॉल के साथ चला गया, नहीं, बैट अपनी जगह पे इसने उसको किक किया, मारा और वो बॉल चली गई। लार्ज फोर्स exerted for very short interval of time. Large force exerted on the ball, on the body for very short interval of time. और इसके बाद तो ये भी होगा कि हम क्यों इंपल्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे ही दूसरी एग्जांपल हम लेंगे। हमारे पास एक फुटबॉलर है, उसके पास बॉल पड़ी है, वो दौड़ के आया और बॉल को किक किया। क्या बॉल पे लार्ज फोर्स एक्सर्ट हुआ? यस सर, उस पर तो लार्ज फोर्स एक्सर्ट हुआ, बट फॉर वेरी, हाँ बोलो, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगेन हम कहेंगे दैट इस फुटबॉल पे एक इंपल्स क्रिएट हुआ है। किसने क्रिएट किया? फुटबॉलर ने क्रिएट किया। इसी तरह इससे पहले क्रिकेट बॉल पे एक इंपल्स क्रिएट हुआ है। किसने क्रिएट किया? सर बैट ने क्रिएट किया, बॉल पे क्रिएट किया। सिमिलरली और एक एग्जांपल जो मुझे अभी चाहिए उसको एक्सप्लेन कराना चाहते हैं कि रोड पे एक स्टिक पड़ी हुई है, रोड पे एक स्टिक पड़ी हुई है, हाँ एक छड़ी पड़ी हुई है, और एक बाइक वाला बहुत तेजी से इसको क्रॉस कर रहा है। देखो, जो ही बाइक वाला क्रॉस करेगा तो बाइक का जो टायर है वो इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या लेकिन वो टायर इसके साथ कांटेक्ट में ही रहेगा? नहीं सर, वो तो ऐसे निकल जाएगा। मतलब कांटेक्ट हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुआ इस छड़ी पे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम फिर से कहेंगे दैट कि ये हमारे पास इस छड़ी पे एक इंपल्स क्रिएट हुआ है, और क्रिएट किसने किया? सर बाइक ने इंपल्स क्रिएट किया। ठीक है ना? और देखा जाता है कि जितना लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मोमेंटम बॉडी का चेंज कर सकता है, उतना लार्ज फोर्स फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम क्रिएट नहीं कर पाता। ये हमने भी देखा। हाँ सर, ये तो हमें अभी क्लियर हुआ। आपने फोर्स एक्सर्ट किया था बॉडी पे, देखो हमने फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया तो ज्यादा मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। देखो बॉडी बहुत स्लो चल रही है, देखो ऐसे। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे करेंगे, देखो बॉडी किधर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये इंपल्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है दैट ये बॉडी का मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस इंपल्स के लिए लिखना चाहे, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा सर इंपल्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। जब बॉडी पे एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट होगा, ये बॉडी पे एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मींस डेल्टा टी, तो एफ डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर आई एम इंपल्स, मैं इंपल्स हूं, और इस इंपल्स को जे से डिनोट किया जाता है। लार्ज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिफाइंस इंपल्स, ये इंपल्स को डिफाइन करेगा। अब देखो बेटा, क्या ये इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? सर एफ वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा टी स्केलर क्वांटिटी है, तो जे भी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि एफ वेक्टर क्वांटिटी है। और इंपल्स की डायरेक्शन कहां से होगी बेटा? इंपल्स की डायरेक्शन बेसिकली वहीं से होगी जहां से फोर्स की डायरेक्शन होगी। इंपल्स की डायरेक्शन वहीं से होगी जहां से फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी डायरेक्टेड होगा, या उसकी डायरेक्शन वहीं से होगी। ठीक है ना? अब इस फोर्स पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जो बॉडीज पे आप लार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये या तो कांस्टेंट फोर्स हो सकता है या वेरिएबल फोर्स हो सकता है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। या आपके पास कांस्टेंट फोर्स होगा या आपके पास वेरिएबल फोर्स होगा। मतलब आपके पास ऐसा फोर्स होगा जिसको आपने एक्सर्ट किया, 10 न्यूटन फोर्स आपने एक्सर्ट किया बॉडी पे, तो ये 10 न्यूटन फोर्स क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स है। और बॉडी पे इसी 10 न्यूटन फोर्स को आपने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सर्ट किया, तो इसका मतलब ये है दैट आपने इस बॉडी पे इंपल्स क्रिएट किया। 10 न्यूटन फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी पे एक्सर्ट हुआ तो इंपल्स क्रिएट हुआ। अच्छा, दूसरा, अब आपके पास इसी बॉडी पे इंपल्स क्रिएट करने के लिए आप वेरिएबल फोर्स भी एक्सर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी वेरिएबल फोर्स की।
मैं एग्जांपल दूंगा वेरिएबल फोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छड़ी है और बाइक का टायर उस पर चढ़ रहा है। देखो आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे पास छड़ी है, ये मेरे पास छड़ी है, ठीक है ना। चलो ये छड़ी मेरे पास है और ये बाइक का टायर है। देखो जब ये बाइक का टायर इधर पहुंचेगा तो अभी पूरा फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ है। अब ये बाइक का टायर इस पे चढ़ना स्टार्ट हो गया तो फोर्स इंक्रीज हुआ। अब ये फोर्स मैक्सिमम बनेगा। अब ये फोर्स डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फोर्स का वैल्यू वेरिएबल है। तो जो इस छड़ी पे इंपल्स क्रिएट हुआ, क्या वो इंपल्स ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स था या वेरिएबल फोर्स था? सर ये इंपल्स ड्यू टू वेरिएबल फोर्स था। इसलिए हमारे पास इस इंपल्स के दो रिलेशंस होते हैं। इंपल्स दो तरीकों से लिखा जाता है। एक कांस्टेंट फोर्स के लिए रिलेशन, सर वही जो हमने लिखा, इंपल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। और अगर आपको याद होगा जब वेरिएबल फोर्स हमारे पास होता है तो हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, हम कैलकुलस मेथड का यूज करते हैं। और कैलकुलस मेथड में हम ऐसे लिखते हैं, टोटल फोर्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स उतने टाइम तक जितने टाइम तक ये फोर्स बॉडी पे एग्जर्ट हुआ है, T1 से लेके T2 तक इंटू dt, ये डिफाइन करेगा इंपल्स। टोटल फोर्स ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो बॉडी पे एग्जर्ट हुए, पहले 2 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 0 फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो उन सभी फोर्सेस का सम मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोज फोर्सेस जो वेरिएबल फोर्स आपके पास है, उस टाइम से जिस टाइम से ये टायर इस छड़ी पे चढ़ा, स्टार्ट हुआ चढ़ना, और उस टाइम तक जब इसने इस छड़ी को रिलीज किया, जब ये टायर छड़ी से नीचे उतरा। तो कुछ ऐसे इस टाइम से लेके इस टाइम तक, T1 से लेके T2 तक एफ डी टी रिप्रेजेंट करेगा आई एम इंपल्स रिलेशन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, और ये डिफाइन करेगा आई एम इंपल्स रिलेशन ड्यू टू व्हाट? शाबाश, ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। अब आप सिर्फ इसी रिलेशन को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस रिलेशन में से ये रिलेशन खुद निकलेगी। देखो अगर फोर्स वेरिएबल है बोलो तब ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा कि बाहर आएगा? सर ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा अगर फोर्स वेरिएबल है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। देखो मिलेगा क्या? J इज इक्वल टू एफ, इंटीग्रेशन से बाहर निकला, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, फिर dt रहा है कुछ ऐसे। सर अब ये कहां मिला? देखो J इज इक्वल, J हमें मिलेगा F अपनी जगह पे क्योंकि हमने कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट किया फॉर एग्जांपल। उसके बाद इस dt की इंटीग्रेशन T होगी, आपको वो पता है, फ्रॉम T1 टू T2। अब देखो J इज इक्वल टू F, अच्छा T को रिप्लेस किया जाएगा अपर लिमिट से। अपर लिमिट कौन है बेटा? T2 माइनस लोअर लिमिट कौन है? T1। क्या T2 माइनस T1 रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन टाइम? हां सर। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम डेल्टा T को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। वापस अब डेल्टा T आ गया। हां सर, ये तो बिल्कुल सही रिलेशन है। सो देयरफॉर जब हम इंपल्स की रिलेशन लिखते हैं, सॉरी डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम डेफिनेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं। डेफिनेशन को हम कुछ ऐसे लिखते हैं। इंपल्स क्या होता है? ए लार्ज फोर्स exerted on a body for short interval of time. A large force, जब आप एक large force exert करोगे, exerted on a body for very short interval of time, for very short interval of time is known as, इसी को हम इंपल्स का नाम देते हैं, इज नोन एज इंपल्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जे, इसको हम डिनोट करेंगे जे से, इट इज डिनोटेड बाय जे। ठीक है ना, कुछ ऐसे। अब फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट होगा, इंपल्स इज given by
इंपल्स हम कुछ ऐसे लिखते हैं, J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, कुछ ऐसे। J वेक्टर क्वांटिटी है, F वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ ऐसे। फॉर वेरिएबल फोर्स, अगर आपके पास एक वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स, इंपल्स इज गिवन एज, इंपल्स हम कुछ ऐसे लिखते हैं, J इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टाइम टू T2 F डी। ये हमारे पास रिलेशंस आएगी इंपल्स की, दो रिलेशंस, वेरिएबल फोर्स के लिए और कांस्टेंट फोर्स के लिए। और आपको याद होगा इंपल्स की डायरेक्शन वहीं से होगी जहां से, हां, जहां से फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो हम नीचे लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स की डायरेक्शन जो है, द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज along the direction of applied force। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी पे, उसी डायरेक्शन में उस बॉडी पे इंपल्स क्रिएट होगा। अब देखो, अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपरली देखोगे, अगर आप यूज करोगे न्यूटन सेकंड लॉ को, वो बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स जब आप बॉडी पे एक्सर्ट करते हो वो किसके बराबर होता है, वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, कुछ ऐसे। ये आपको याद होगा। अच्छा, आप देखो, अगर हम इस एफ एक्सटर्नल को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। देखो, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अच्छा, ये एफ डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, एफ डेल्टा टी रिप्रेजेंट करेगा, एफ डेल्टा टी रिप्रेजेंट करेगा आई एम इंपल्स, मैं इंपल्स हूं, और डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई एम चेंज इन मोमेंटम। तो मतलब जब भी आप देखो, जब भी आप एक बॉडी पे इंपल्स एक्सर्ट करोगे, क्रिएट करोगे एक बॉडी पे इंपल्स, तो वो इंपल्स एक ही काम करेगा, वो मोमेंटम चेंज करेगा बॉडी का। सर यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है सर, न्यूटन सेकंड लॉ में भी आपने बताया दैट जब बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे वो बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा, और आप यहां पे भी बताते हो जब आप इंपल्स बॉडी पे क्रिएट करोगे तो वो बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। हां, लेकिन इनमें डिफरेंस है, मोमेंटम दोनों जगह पे चेंज होगा, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है, कि टाइम के साथ साथ कितनी जल्दी से, कितनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा। यहां पे टाइम रेट है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब आप एक्सर्ट करोगे बॉडी पे तो मोमेंटम ऑफ बॉडी टाइम के साथ साथ कितनी जल्दी चेंज होगा, कितना फास्ट चेंज होगा, कितना फास्ट चेंज होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स, वो सेकंड लॉ बताता है। लेकिन ये फास्ट और स्लो नहीं बताता, ये बताता है जब भी आप एक्सर्ट करोगे, क्रिएट करोगे इंपल्स, तो इसका एक काम होगा, ये बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। फिर मोमेंटम स्लोली चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा, हमें उससे गरज नहीं है, हमें एक चीज से गरज है कि ये मोमेंटम चेंज करेगा, मोमेंटम चेंज करके। ये डिफरेंस है न्यूटन सेकंड लॉ और इंपल्स की। न्यूटन सेकंड लॉ भी मोमेंटम चेंज होता है, इंपल्स में भी मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे मोमेंटम चेंज क्या दिखाता है कि जब भी आप बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे, बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज होगा, मतलब कितनी जल्दी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। हां, मोमेंटम तो चेंज होगा, लेकिन कितनी जल्दी चेंज होगा वो डिपेंड करेगा आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया है। ये बताता है दैट जे जो है इंपल्स जब भी बॉडी पे क्रिएट होगा, लार्ज फोर्स जब आप शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज करोगे तब बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। ये स्लोली चेंज होगा, ये फास्ट चेंज होगा, हमें उससे यहां पे गरज नहीं है, हमें एक ही चीज से गरज है कि मोमेंटम चेंज होगा। देखो अभी ये न्यूमेरिकल्स में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इस रिलेशन को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। देखो सर, क्योंकि आपने यहां पे कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, हम वेरिएबल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो इंपल्स किसके बराबर होता है,
इंपल्स जो है दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2, देखो t1 टू t2, उसके बाद f, दिस इज f और फिर dt, ठीक है ना। अब ये f जो है ये टाइम के साथ साथ वैरी कर रहा है, तो हम लिखेंगे, अगर इसको ऐसे लिखे t1 टू t2 कुछ ऐसे, f की वैल्यू हम dp/dt लिखते हैं और साथ में dt लिखते हैं कुछ ऐसे। अब देखो ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे बचेगा क्या, j इज इक्वल टू t1 टू t2 dp, लेकिन ये रिलेशन गलत है सर, क्यों? देखो बेटा, जब यहां पे dt होगा तो लिमिट्स टाइम के आएंगे, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, जरा बोलो चेंज कौन हो रहा है सर, टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इनिशियल टाइम t1 लिया, फाइनल टाइम t2 लिया। लेकिन जब आपने dt और dt को कैंसिल किया तो वहां पे कौन चेंज हो रहा है, dp चेंज हो रहा है, तो लिमिट गलत है। इंटीग्रल में टाइम है ही नहीं, तो आप टाइम के लिमिट नहीं ले सकते, जो चीज चेंज हो रही है उसी चीज को आप कंसिडर कर सकते हो। सब चेंज कौन हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि यहां पे मोमेंटम के लिमिट्स होने चाहिए? यस, वहां पे मोमेंटम के लिमिट्स होने चाहिए। मतलब आई सपोज बॉडी का इनिशियल मोमेंटम pi था टाइम t1 पे, बॉडी का फाइनल मोमेंटम pf था, कब, टाइम t2 पे। तब जब आप यहां पे जाओगे तो t1 और t2 नहीं आएगा, उसके बदले pi to pf आएगा, pi to pf। अब जरा देखो, अच्छा j इज इक्वल, देखो बेटा j इज इक्वल, j किसके बराबर आएगा सर, j आएगा dp की इंटीग्रेशन सर p के बराबर होगी, ये p मैंने लिखा, pi से लेके pf की तरफ सर, ये pi से लेके pf की तरफ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया जाएगा, तो p का pf हो जाएगा माइनस p का pi हो जाएगा। p को पहले रिप्लेस करेंगे pf से अपर लिमिट से, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखा जाता है, तो p को रिप्लेस किया pf से, माइनस p को रिप्लेस किया pi से। क्या j डेल्टा p के बराबर है? हाँ सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डेल्टा p देगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। दोनों जगह पे चाहे आप कांस्टेंट फोर्स के साथ डील करो या आप वेरिएबल फोर्स के साथ डील करो, दोनों जगह पे आपको मिलेगा दैट कि इंपल्स जो है ये मोमेंटम को चेंज करने वाला है, कि जब भी बॉडी पे इंपल्स क्रिएट होगा तो ये बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। अरे ये तो सिंपल सी बात है, बॉडी का मोमेंटम तो चेंज होगा। बॉल बॉलर ने फेंकी, ठीक है ना, उसके पास ऑलरेडी एक मोमेंटम था, ठीक है ना, उसके पास ऑलरेडी एक मोमेंटम था बॉल के पास। अब बैट्समैन ने उसको मारा, उसका मोमेंटम चेंज हुआ। सर कैसे चेंज हुआ? क्या पता जितनी तेजी से वहां से बॉल आ रही थी, बॉलर ने फेंकी थी, उतनी ही तेजी से वो यहां से वापस चली गई। सर फिर मोमेंटम कैसे चेंज हुआ ना, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम तो चेंज हो गई। देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हो गया, है कि नहीं। बॉलर ने बॉल फेंकी, वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वहां से फेंकी उसने, सपोज बैट्समैन ने उसको यहां से भी मारा, उसी स्पीड से वो चली गई 10 मीटर पर सेकंड से किसके पास, बॉलर के पास। सर मोमेंटम चेंज हुआ क्या? हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज हुई, पहले ऐसे थी फिर ऐसे हुई, तो मोमेंटम हमेशा चेंज होगा। तो जब भी इंपल्स आएगा तो मोमेंटम चेंज होगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, मोमेंटम तो चेंज होने वाला है। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। हाँ, मोमेंटम तो चेंज होने वाला है। हमारे पास फुटबॉलर था, बॉल पहले रेस्ट में तो मोमेंटम 0 था, उसने किक मारी तो मोमेंटम चेंज हुआ, लार्ज मोमेंटम क्रिएट हुआ, बहुत सारा मोमेंटम उसको मिला बॉल को। कब? जब उस पर एक इंपल्स क्रिएट हुआ। इसलिए इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जब भी बॉडीज पे इंपल्स क्रिएट होता है तब बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसके प्रूफ लिखेंगे। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बताती है? मैं इसका पहले स्टेटमेंट लिखूंगा,
उसके बाद इसके दोनों प्रूफ लिखेंगे। अरे बहुत आसान प्रूफ है इसका, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रूफ है, आपको ये हमेशा याद रहेगा मुझे लगता है। देखो बेटा, तो पहले स्टेटमेंट थ्योरम का, थ्योरम क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बताती है? द इंपल्स क्रिएटेड ऑन अ बॉडी, जब भी आप इंपल्स बॉडी पे क्रिएट करोगे, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। हाँ सर, सेकेंड लॉ में तो हम यहां पे चेंज करते हैं, वहां पे लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम के साथ साथ कितना चेंज होगा। यहां पे लिखते हैं टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, सीधे मोमेंटम चेंज होगा, सीधे मोमेंटम चेंज होगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब प्रूफ कैसे लिखते हैं? पहले इधर से हम कांस्टेंट फोर्स का प्रूफ लेंगे, यहां से वेरिएबल फोर्स का प्रूफ लेंगे। फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर आप कांस्टेंट फोर्स को लेते हो, जे इंपल्स एफ डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड लॉ बताता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एफ जो है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, इंप्लाइज जे जो है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। ये कैंसिल हो गया तो डेल्टा पी चेंज मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम चेंज के बराबर होगा, ठीक है। अब वेरिएबल फोर्स के लिए देखते हैं। फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं, जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ dt t1 टू t2, कुछ ऐसे implies j is equal to integration from t1 to t2, f का वैल्यू हम dp by dt यूज करेंगे तो dp ओवर dt और मल्टीप्लाइड बाई dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 dt dt कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 dt। लेकिन गलत क्या हमने सर, कहां t1 टू t2? आपको तो लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो इंटीग्रल है वो dp में आएगा, तो हम लिखेंगे j इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम pi टू pf, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम dp। अब dp की इंटीग्रेशन हम जानते हैं p है, तो j मिलेगा p फ्रॉम pi टू pf, तो j हम मिलेंगे pf माइनस pi और j इज इक्वल टू डेल्टा p, तो चेंज मोमेंटम फिर से आ गया, विच इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये हमारे पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। और एक सेक्शन हमें डिस्कस करना है इंपल्स का, उसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये मैं रब करूंगा। अब देखो, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स देखना चाहते हैं और उसके बाद हम आपके आगे चलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला कॉन्सेप्ट ये है
कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इंपल्स की, अगर इंपल्स को क्रिएट करने के लिए हमने कांस्टेंट फोर्स को यूज किया है, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इंपल्स की अगर हमने इंपल्स क्रिएट करने के लिए वेरिएबल फोर्स को यूज किया है। मैं वो देखना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, आई सपोज दैट मैं एक फोर्स टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स की ग्राफिकल लिखने वाले हैं। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हम तो दो कंडीशंस है। एक, अगर हम इंपल्स को बॉडी पे क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन क्रिएट करने के लिए हमने एक कांस्टेंट फोर्स का यूज किया, ये F और G, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर हम इस पे एक वेरिएबल फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, ये फोर्स यहां से और ये टाइम यहां से। देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स का वैल्यू हर किसी टाइम पे सेम रहने वाला है। मतलब चाहे आप इस टाइम को ले लो, इस टाइम को ले लो, इस टाइम को ले लो, किसी भी टाइम को आप कंसीडर करोगे फोर्स चेंज नहीं होगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखो, इस टाइम पे फोर्स कितना, इतना, मतलब ये। अच्छा, इस टाइम पे फोर्स कितना, सर यही, फिर से। अच्छा, इस टाइम पे फोर्स कितना, सर यही। तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स से इंपल्स को क्रिएट करना चाहते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट होगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स आपके पास है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सवाल सर क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको सिखाया था। देखो, जब मैंने टायर की एग्जांपल ली थी, ये हमारे पास छड़ी है, देखो, पहले जीरो फोर्स, उसके बाद फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट, इंक्रीज 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 मैक्सिमम, जीरो इंक्रीज 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 मैक्सिमम। उसके बाद अब ये वापस जाएगा, डिक्रीज 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 जीरो, तो डिक्रीज 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 जीरो। तो हमने इंपल्स का वेरिएबल फोर्स का ग्राफ इसीलिए ऐसे चला है कि जब भी वेरिएबल फोर्स एक बॉडी पे एग्जर्ट होगा और वो क्या करेगा, और वो इंपल्स क्रिएट करेगा, तब इस बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो ऐसे कुछ वैल्यू होगा। अब इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, देखो इधर देखो, अगर इस फोर्स को मैं मान के चलता हूं कि इसका वैल्यू F है, यहां से F है, ठीक है ना, ये F है, चलो इसको F एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ये हमने एग्जर्ट किया। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू F है, मतलब यहां से लेके यहां तक वैल्यू F है, ठीक। और मैं कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करूंगा, से फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट कंसीडर करूंगा, ये टाइम t हमने कंसीडर किया है यहां पे, तो ये टाइम t है, इसको t के बजाय टाइम लिखेंगे, इसको भी t के बजाय टाइम लिखेंगे, ठीक है, इसको F एक्सटर्नल के बजाय फोर्स लिखेंगे। चलो ये ज्यादा ठीक रहेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा, तो यहां पे फोर्स हमने इस डायरेक्शन में इंक्रीज किया। अब जो फोर्स यहां से लेके यहां तक वैल्यू फोर्स की है वो किसके बराबर रखी है हमने, F के बराबर, और जो टाइम की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक वो कितना है, t के बराबर। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को देखोगे, इस वाले रेक्टेंगल को, तो अगर ये F है तो ये भी F होगा, अगर ये T है तो ये भी T होगा। अगर इसका एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये शेडेड पोर्शन अगर निकाला जाए, ये इसका एरिया होगा, दिस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। जरा रेक्टेंगल के एरिया को और एक तरीके से समझते हैं, क्या ये एरिया अंडर द लाइन है, हां सर, ये सारा एरिया अंडर द लाइन है। देखो, ये लाइन के नीचे का एरिया है, कौन से ग्राफ में, फोर्स टाइम ग्राफ में, जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उसके नीचे का जो एरिया है वो क्या देगा। जरा इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ फॉर एग्जांपल एफ है, ब्रेड्थ इसका टी है, ये टी है, तो एफ इंटू टी। फोर्स इंटू टाइम रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये इंपल्स रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स इंटू टाइम रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल इंपल्स बॉडी का कितना है, टोटल इंपल्स कैसे क्रिएट किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा कि व्हाट इज द एरिया अंडर द लाइन, लाइन के नीचे जितना एरिया कंसीडर किया जाएगा वही बेसिकली इंपल्स को डिफाइन करेगा। अच्छा, इधर से ऐसे यहां पे भी करेंगे। देखो हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे यहां पे, ये देखो मैंने छोटा सा एलिमेंट कट किया, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कट किया, ठीक है ना। और इसको मैं, इस स्ट्रिप को मैं थोड़ा सा शेड करता हूं सो दैट आपको समझ आए कि ये कौन सा स्ट्रिप है। ये मैं ये वाला स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूं, ये वाला स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप, हाँ सर ये वाला स्ट्रिप हमने कंसिडर किया। देखो चलो ऐसे, ये हमने स्ट्रिप कंसिडर किया, ठीक है। अब इस स्ट्रिप में अगर आप इधर देखोगे, ये जो है ये डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है ना, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को ही रिप्रेजेंट करने वाला है। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि सर यहां पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्यों नहीं रखा, हाँ रख सकते हैं ना, इसी लाइन को छोटा कर दो, ये देखो ये लाइन छोटी कर दो तो डेल्टा टी बनेगा, आपकी मर्जी है। हमने सिर्फ ये दिखाया कि अगर एरिया अंडर द लाइन इन फोर्स टाइम ग्राफ देखा जाए, उसके डायमेंशंस फोर्स इंटू टाइम के होंगे, उसके यूनिट्स फोर्स इंटू टाइम के होंगे, और हमें पता है फोर्स इंटू टाइम क्या देता है, ये हमें इंपल्स देता है कि नहीं। तो इसका मतलब एरिया अंडर द लाइन इन फोर्स टाइम ग्राफ आपको इंपल्स देगा। इसी तरह यहां पे ये डेल्टा टी है और ये फोर्स की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फोर्स इतना है, इस पॉइंट पे फोर्स इतना है, देखो ये फोर्स इतना है, ये सेम चीज यहां पे भी डिस्कस होगी। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, देखो ये एक रेक्टेंगल है, छोटा सा रेक्टेंगल है ये, कुछ ऐसे, इसकी लेंथ ये होगी f, क्योंकि ये हम f के मान के चले हैं, तो ये भी f होगा, ये भी f होगा, ये डेल्टा t है तो ये भी डेल्टा t होगा। अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर निकाला जाए वो कितना होगा सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, सो फोर्स f लेंथ है, ब्रेड्थ डेल्टा t है, तो f डेल्टा t इंपल्स बनाएगा। तो इस स्ट्रिप का लेंथ जो है ये हमें इंपल्स देगा। लेकिन क्या इंपल्स सारे फोर्स से कि छोटे से फोर्स से, मतलब इंपल्स क्या टोटल इंपल्स नहीं, टोटल इंपल्स नहीं देगा, क्योंकि टोटल इंपल्स कब कंसिडर होगा, यहां से लेके यहां तक कंसिडर होगा। तो भाई वो कैसे हम देंगे, हमने क्या देखा कि इंपल्स कैसे निकाला जाता है। जो इस फोर्स टाइम ग्राफ पे ये छोटी सी लाइन आपने देखी, इसके अंदर ये सारा एरिया जो है, जो मैंने शेड किया है, यही शेडेड एरिया बेसिकली इंपल्स को बनाता है। अगर आपको टोटल इंपल्स चाहिए तो आपको ये सारा शेडेड एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ये सारा शेडेड एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द कर्व इन एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा या एरिया अंडर द लाइन होगा, लाइन कब कांस्टेंट फोर्स, कर्व कब वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स टाइम ग्राफ हमें इंपल्स देगा। सो देयरफॉर हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला, देयरफॉर इसका कॉन्सेप्ट ये है, एरिया अंडर द लाइन और अंडर द कर्व, ठीक है, इन एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ में एफटी ग्राफ किसके बराबर है, इज इक्वल टू इंपल्स, यही इंपल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स पे हम जाएंगे, सिंपल से न्यूमेरिकल्स लेंगे सो दैट आपको इंपल्स
प्रॉपरली समझ आए कि इंपल्स क्या काम करता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बताता है कि एक बॉडी हमारे पास है, ठीक है ना, ये पहले चल रही थी कुछ वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही है। इसको एक जर्क मिली, ठीक है। जर्क का मतलब आप समझते हो, जर्क का मतलब ये है कि इसको कोई फोर्स मिला फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जर्क का वही मतलब है, मतलब इसको कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट हुआ बॉडी पे फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको समझ आएगा इंपल्स मिला इसको कोई फोर्स मिला फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जर्क मिली बॉडी को। ये मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है, कुछ ऐसे। अब इसको क्या हुआ, ये पहले चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से या वेलोसिटी से, कोई जर्क इसको मिली और इसकी स्पीड इंक्रीज हुई टू 15 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ये चली, इसको जर्क मिली, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई टू 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड से ये चली, ठीक है ना। हाँ, एक बॉडी हमारे पास है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसको जर्क मिली 15 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है बॉडी पे कितना इंपल्स क्रिएट हुआ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिखाते दिखाते मुझे शर्म आएगी। हाँ, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। हम देखेंगे दैट कि पहले बॉडी का मोमेंटम कितना था। सर बॉडी का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल बॉडी का मास 1 kg है, 1 kg मास है बॉडी का। तो हम जानते हैं कि जो इंपल्स होता है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जरा देखते हैं। सो J इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देखो J किसके बराबर होगा, P फाइनल कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी ये है, मास ये है 1, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 15 माइनस PI इनिशियल मोमेंटम 10 into 1, मास इंटू वेलोसिटी 10, सो इसका मतलब 5 यूनिट्स इंपल्स होगा, 5 यूनिट का इंपल्स लगा होगा। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, अब हमें बताया जाता है कि बॉडी सेम, अब हमें बताया जाता है कि बॉडी सेम ये है, कैलकुलेट, इसका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इंपल्स इफ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी, बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी फ्रॉम कहां से, 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हमें इंपल्स बताना है, तो इंपल्स हमने बताया। अब और एक क्वेश्चन ऐसा ही, आप इसी बॉडी का बताओ इंपल्स कितना होगा, सेम बॉडी का इंपल्स बताओ कितना होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जो जर्क मिली उसने क्या किया, उसने इसी बॉडी को रिवर्स डायरेक्शन में चलाया। ये वही एग्जांपल है जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने खेला, लेकिन बॉल जो है वापस स्ट्रेट अवे उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में फेंका गया था, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड इसकी चेंज हो गई है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई है। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बॉडी हमारे पास थी, से फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम की बॉडी, इसके पास 10 मीटर पर सेकंड पहले वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, ठीक। अब जब ये इधर पहुंची तो इधर इसको इंपल्स मिला, मतलब इसको इधर इंपल्स मिला, मतलब जर्क मिली, फोर्स किसी ने क्रिएट किया। मास तो सेम रहेगा 10 किलोग्राम, लेकिन इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड बनी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। हमें बताना है इंपल्स कितना होगा। अरे सर ये तो आसान सा सवाल है, देखो क्या होगा। हाँ, तो हम लिखेंगे कैलकुलेट इंपल्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे कितना इंपल्स होगा, इंपल्स ऑन द बॉडी इफ बॉडी रिवर्सेस इट इज डायरेक्शन, अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी बाय चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम कहां से कहां, 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे, हम देखेंगे फाइनल मोमेंटम कितना है, P फाइनल, मास इंटू वेलोसिटी, मास 10 है, वो 15 है, तो 150 यूनिट्स, ठीक है, 150 यूनिट्स इसका मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम।
अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सर? इनिशियल मोमेंटम होगा 10 into 10 मीन्स 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इसका मोमेंटम है। समझ आया? हाँ। अब सवाल ये है, चूंकि डायरेक्शन चेंज हुई है तो एक मोमेंटम को नेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरे मोमेंटम को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, वापस आया तो ये नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब ये -150 यूनिट्स होगा क्योंकि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है। हमने मैग्नीट्यूड निकाला लेकिन डायरेक्शन हमने नहीं निकाली। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे सर? इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, अगर इसी की डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे तब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। अब स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या होती है? जब आप ऐसे चलोगे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, आप जब आप ऐसे चलोगे तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है ना? देयरफॉर इंपल्स किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अच्छा, P फाइनल कितना सर? -150 माइनस P इनिशियल कितना सर? 100, तो -250 यूनिट्स। हाँ, कुछ ऐसे। अब देखो, अब थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा सवाल कुछ ऐसे, देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन ये हमें पूछा गया दैट एक फुटबॉलर है, ठीक है ना? हाँ, एक फुटबॉलर है, उसने देखा कि किसी ने बॉल को यहां से किक किया और ये इस डायरेक्शन में चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक? गोल इधर है। अपोजिट प्लेयर ने या इसी के प्लेयर ने व्हाटएवर बॉल को किक किया, वो यहां से चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है ना? हाँ, अब आपको बताना है जो यहां पे प्लेयर है, यहां पे जो प्लेयर है, ठीक है ना? यहां पे जो प्लेयर है, इसको बॉल को कितना इंपल्स देना पड़ेगा सो दैट ये बॉल कोर्ट में चली जाए, गोल हो जाए। ये तो अच्छा सवाल है। बॉल पहले इधर चल रही थी, आपको बताना है ये प्लेयर, ये फुटबॉलर इस बॉल को कितना इंपल्स देगा और किस डायरेक्शन में देगा। कितना इंपल्स? जे। कौन सी डायरेक्शन में? सो दैट ये बॉल इधर चली जाए। सर ये क्या, इधर देगा सीधे? डायरेक्शन तो वही होगी क्योंकि गोल इधर जाना है। नहीं, देखो, अगर इसने इंपल्स इधर क्रिएट किया, अगर इसने बॉल को इधर चलाया, चलो इंपल्स को जाने दो, अगर इसने बॉल को इधर चलाया तो इस बॉल के पास दो मोमेंटम होंगे। कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला, ठीक है ना? और भी पूछा गया है। अच्छा, कितना नहीं, हम बोलेंगे ये इंपल्स, चलो इंपल्स कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा सच दैट बॉल जो है वो इस गोल में चली जाए विद 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। सवाल को चेंज किया हमने, तो वेलोसिटी भी दी हुई है कि ये 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से गोल में जो कोर्ट है, ठीक है ना, उसमें चली जानी चाहिए, ठीक है? तो ये भी दिया गया है। अब हमने बताया सर सीधे यहां से जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में इसको 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देगा, तो आपके पास बॉल के पास दो मोमेंटम है, एक सर 6 मीटर पर सेकंड का है, दूसरा 8 मीटर पर सेकंड का है। अब मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर है? सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। बॉल इधर जाएगी या इधर जाएगी? सर ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो इसके रिजल्टेंट पे जाएगी। रिजल्टेंट कहां से होगा? सर रिजल्टेंट इनका यहां से होगा, क्योंकि हम पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं, वो इधर से जाएगी, यहां से चली जाएगी, तो बॉल तो गोल नहीं होगा। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से डायरेक्शन में बॉल को मारना पड़ेगा सच दैट विथ 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी सच दैट ये गोल में चली जाए। तो इसका मतलब रिजल्टेंट ये होना चाहिए, रिजल्टेंट ये होना चाहिए। ये 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब रिजल्टेंट होना चाहिए। अच्छा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, हमें ये सता रहा है, देखो अगर ये नहीं होता, सोचो सोचो सोचो, अगर ये नहीं होता तब आपको पूछा जाता है कि 8 मीटर पर सेकंड से इस बॉडी को चलाना है और इस गोल में डालना है, तो आप बोलते हैं सर इस डायरेक्शन में डालेंगे। लेकिन सता तो ये रहा है ना, इसको हम खत्म करेंगे। किसको खत्म करेंगे? इस मोमेंटम को।
किसको? हाँ बोलो बोलो, इसको 6 मीटर पर सेकंड मोमेंटम को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे सर? हम यहां से और एक मोमेंटम ड्रॉ करेंगे, इसको हम निकालेंगे, यहां से और एक मोमेंटम ड्रॉ करेंगे, यहां से कितना? 6 मीटर पर सेकंड मोमेंटम। देखो देखो सर, यहां से और एक मोमेंटम ड्रॉ करेंगे 6 मीटर पर सेकंड। ये समझ आया? ताकि ये 6 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड का मोमेंटम आपस में कैंसिल हो जाए, तब बॉल इधर से चलेगी 8 मीटर पर सेकंड से। सर अब करेंगे क्या? देखो, हमें बेसिकली बॉल को ऐसे मारना है कि 2 मोमेंटम क्रिएट हो जाए। 6 मीटर पर सेकंड यहां से, सो दैट ये इसको कैंसिल कर पाए, 8 मीटर पर सेकंड यहां से, सो दैट बॉल इसमें चली जाए। ये सोचना पड़ेगा आपको। फिर से सोचो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर इस बॉल को 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से गोल में डालना है, तब आपको 2 मोमेंटम क्रिएट करने पड़ेंगे। एक 6 मीटर पर सेकंड इधर, क्यों? सो दैट ये 6 मीटर पर सेकंड इस 6 मीटर पर सेकंड को कैंसिल कर पाए और ये 8 मीटर पर सेकंड इधर चला जाए। अब सवाल है, सब 2 डायरेक्शन से मोमेंटम कैसे क्रिएट करेंगे? हम तो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। हाँ, तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे कहां से निकलेगा। सर इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से निकलने वाला है। देखो ये यहां से निकलने वाला है। अगर आपने बॉल को इस डायरेक्शन में मारा, इस डायरेक्शन में, कितनी फोर्स से मैं दिखाऊंगा अभी। अगर आपने बॉल को इस डायरेक्शन में मारा, तब इस डायरेक्शन में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। 6 मीटर पर सेकंड इसको बैलेंस करेगा, 8 मीटर इसको इधर लेके जाएगा। तो अगर आपको ये बॉल गोल में डालनी है, तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट नहीं करना है, आपको इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना है। तब ये 6 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये बॉल 8 मीटर पर सेकंड से गोल में चली जाएगी, है कि नहीं? अब सवाल है सर कितना देना पड़ेगा? सर वो तो आसान है, सर वो तो आसान निकालना है। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा। कुछ ऐसे देना पड़ेगा, कुछ ऐसे। अरे है कि नहीं? अच्छा कितना होगा? इसीलिए मैंने 8 और 6 लिया। देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है सर? 90 डिग्री। तो R कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ, देखो रिजल्टेंट फोर्स आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट मोमेंटम कितना होना चाहिए, या रिजल्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0। क्यों? क्योंकि ये और ये 90 डिग्री एंगल पे cos 90 0 के बराबर होगा, और ये होगा R इज इक्वल टू, हाँ बोलो, अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36, ये हो गया रूट 100 हो गया 10, कुछ ऐसे। तो आप जब बॉल को मारोगे, आपको उसे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा, तभी ये बॉल 6 मीटर इधर जाएगी, 8 मीटर इधर जाएगी और गोल में चली जाएगी। तो ये हमारा सवाल है, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे। तो सवाल क्या बताता है? सवाल बताता है, देखो सवाल क्या बताता है। अब सवाल कैसे लिखा जाएगा? देखो एक फुटबॉल आपके पास है, इनिशियली मूविंग with a velocity of 6j कैप। सर j कैप मतलब, हाँ ऊपर की तरफ j, y एक्सिस, ये देखो y एक्सिस j कैप, ये i कैप, ये माइनस i, ये माइनस j, ये आप जानते हैं। A football initially moving with a velocity 6i meter per second, 6i meter per second, ठीक है ना, in j डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा हमें क्या करना है? A football is initially moving with a velocity 6j meter per second. What is the impulse कितना होगा on the फुटबॉल पे, so that it enters the goal court,
ये गोल कोट में एंटर होगी, गोल कोट विथ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एज शोन आपको ये दिखाया जाएगा सारा एज शोन। तो पहले हमारे पास फुटबॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, कितना 6 मीटर पर सेकेंड, आपको गोल इधर करना है 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है ना। हमें इंपल्स दिखाना है कितना होगा, हमें इंपल्स बताना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इंपल्स के लिए हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल मोमेंटम कहां से देना पड़ेगा, हम देखते हैं फाइनल मोमेंटम कहां से देना पड़ेगा। यहां से इसको जाना है 8 मीटर पर सेकंड से, वो तब जाएगी जब ये कैंसल आउट होगा 6 मीटर पर सेकंड वाला। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो इंपल्स देना पड़ेगा वो कुछ ऐसे होगा, हमें जो मोमेंटम देना पड़ेगा वो यहां से होगा, वो हमने कैलकुलेट कितना किया था 10, कुछ ऐसे है कि नहीं। देखो हम लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन। अच्छा इसका मास लेंगे, टेक मास ऑफ बॉल टू बी कितना 1 kg फॉर एग्जाम्पल, 1 kg मास ऑफ बॉल लेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है और फाइनल मोमेंटम कितना होगा। फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये बनाना है। फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम हमें इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। जब हम फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में देंगे कितना 10, उसमें से 8 यहां से चला जाएगा, 6 यहां से चला जाएगा, 8 यहां से चला जाएगा, 6 यहां से चला जाएगा। तो मोमेंटम हमें इतना देना पड़ेगा। अच्छा अब क्या देना पड़ेगा फिर हमें कितना मोमेंटम इंपल्स देना पड़ेगा। सर इंपल्स हमें बेसिकली क्या निकालना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना चाहिए सर, फाइनल हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, 8 इसका वेलोसिटी है, 1 इसका मास है, तो मैं फाइनल मोमेंटम निकालना चाहूंगा। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट्स 8 यूनिट्स इसका फाइनल मोमेंटम है। लेकिन मैं इसको लिखूंगा 8 टाइम्स आई, क्योंकि इसको आई डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो इसका इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम कितना था 6 इंटू 1, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, तो 6j, ठीक है ना, कुछ ऐसे। देयरफॉर इंपल्स हम जानते हैं, इंपल्स किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर p फाइनल माइनस p इनिशियल होगा, तो j किसके बराबर होगा, p फाइनल हो गया 8i माइनस 6j, ये इसका इंपल्स होगा, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं अगर इन दोनों को बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्टेंट मोमेंटम मिलेगा। तो j जो है वो 8i माइनस 6j के बराबर होना चाहिए, तभी आप किसको डिफाइन कर सकते हो, इसके मोमेंटम को डिफाइन, इंपल्स को डिफाइन कर सकते हो।